राजस्थान जेल प्रहरी एग्जाम 2025 में राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज की हमारी ये महामैराथन क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम कला, संस्कृति और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? सीकर, नागौर, अलवर या फिर भीलवाड़ा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागौर कस्बा जो है वो, बागौर सभ्यता जो है वो कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, उत्खनन स्थल जो है वो भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूरी के ऊपर कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? महासतियों का टीला जिसके निकट यह स्थित है, यह भी बोला जाता है। बात करूं उत्खनन की, तो इसका जो उत्खनन है वो 1967 के अंदर, ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा, ठीक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा जो है वो इसका उत्खनन कार्य 1967 के अंदर किया गया था। ठीक है, इससे जो मिलने वाली चीजें हैं, मुख्य मुख्य चीजों की बात करूं तो जैसे छेद करने वाले पत्थर हो गए, हथौड़े हो गए, एक कंकाल भी मिला था जिसके गले में क्या था? पत्थर और हड्डियों का हार था। ठीक है, कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? भागौर सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रस्तर युग का लघु उपकरण है वो भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस संस्कृति बागौर सभ्यता को जो है वो आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जैसे गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य बात जो एग्जाम में पूछी गई है वो कौन कौन सी है? एक तो वो हो गई कि प्रस्तर युग के लघु उपकरण हो गए, और एक वो कंकाल वाला जिसके गले के अंदर जो है वो पत्थर व हड्डियों का हार मिला है, और कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। ये बातें जो है वो एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं। भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के निकट महासतियों का टीला है, जहां से बागौर सभ्यता जो है वो उत्खनन कार्य किया गया है 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बालाथल सभ्यता। तो सबसे पहले बात करें कि बालाथल सभ्यता कहां पर है। सबसे पहले तो बात करें, देखिए उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, बेडच नदी के किनारे। ठीक है, बालाथल सभ्यता जो है वो बेडच नदी के किनारे, ठीक है, वल्लभ नगर के अंदर स्थित है। ठीक है, उदयपुर में वल्लभ नगर जो है वहां पर जो है वो बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया है। ठीक है, वीएन मिश्र के नेतृत्व में जो है वो 1993, ठीक है, वीएन मिश्र के नेतृत्व में जो है वो 1993 के अंदर इसका उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है, वहीं बात करूं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीएन मिश्र हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हल हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद बात करूं कि यहाँ पर क्या ऐसी चीज है जो भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी मिली है? तो यहाँ से मिला है एक 11 कमरों वाला विशाल भवन जो है वो यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 11 कमरों वाला विशाल भवन। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, गिलोंड किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, गिलोंड सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो बात करेंगे गिलोंड सभ्यता कहां पर है? राजसमंद जिला। ठीक है, राजसमंद, राजसमंद जिला है। नदी की बात करूं तो नदी हो जाएगी बनास नदी। नदी कौन सी है? गिलोंड सभ्यता जो है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बात करूं उत्खनन कार्य की, तो बीबी लाल के द्वारा, ठीक है, बीबी लाल के द्वारा जो है वो 1957 से 58 के बीच में जो है वो 1997 से 57 से 58 के बीच में जो है वो बीबी लाल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर जो चीजें हैं जो मुख्य रूप से क्या मिली है कि पक्की ईंटों का जो प्रयोग है ना वो बहुतायत से किया गया है। गिलोंड सभ्यता के अंदर जो है वो पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर बेराट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो वस्त्र बुनाई की तकनीक है उससे परिचित कौन थे? बेराट सभ्यता। ठीक है, बेराट सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे? वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे। ठीक है, बात करूं बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता कहां पर है? बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, कोटपुतली
बहरौड़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, विराटनगर जो है वो प्राचीन नाम था जो मत्स्य जनपद की राजधानी था। ठीक है, यहाँ से क्या है, देखो बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, ठीक है, इन स्थानों पर जो है वो उत्खनन कार्य स्टार्ट किया गया था। तो इन पहाड़ियों के नाम भी पूछे गए हैं कि जैसे बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव की जो डूंगरी है वो किस सभ्यता से संबंधित है, तो वो बेराट सभ्यता से संबंधित है। बात करूं उत्खनन कार्य, तो पहली बार जब उत्खनन है वो 1936 के अंदर जो है वो किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 के अंदर जो है वो उत्खनन कार्य स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरी बार जो उत्खनन है वो 1962-63, ठीक है, 1962-63 के अंदर नील रतन बनर्जी, ठीक है, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा जो है वो 1962-63 के अंदर जो है वो यह कार्य, खुदाई का कार्य है वो किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है, देखो 1837 के अंदर क्या हुआ था कि कैप्टन बर्ट, ठीक है, कैप्टन बर्ट के द्वारा जो है वो भारभू शिलालेख जो है वो यहाँ से प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारभू शिलालेख जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो एक चीजें और है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है। ठीक है, यहाँ से जो है वो 36 मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 जो है वो चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं। ठीक है, 8 जो है वो चांदी की मुद्राएं हैं। ठीक है, उसके बाद कितनी बच गई, 28 बच गई। तो 28 जो है वो क्या है, वो इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक राजाओं की जो है वो मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, जिसके अंदर इन 28 के अंदर 16 जो मुद्राएं हैं वो राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। ठीक है, 28 में से 16 जो है वो मिनेंडर राजा की, ग्रीक शासक मिनेंडर की मुद्राएं हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर बेराट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेराट। ठीक है, बौद्ध संस्कृति के अवशेष जो है वो बेराट के अंदर, बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरौड़ से मिले हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो एक गोल बौद्ध मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इस सभ्यता के अंदर यह भी पता चला है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष यहां पर व्यतीत किया था। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर बेराट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो है वो निर्माण के अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, मकान जो है वो पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, मकान जो है वो पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह अवस्थित हैं, नीम का थाना, श्री गंगानगर, पलसाना या फिर रिंगस। यानी पूछ रहा है कि गणेश्वर सभ्यता जो है वो किस स्थान से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीम का थाना, सीकर। ठीक है, नीम का थाना सीकर से जो है वो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया है। ठीक है, नदी कौन सी है, कांटली नदी है। ठीक है, कांतली मान लो या फिर कांटली मान लो। ठीक है, कांटली नदी के किनारे जो है वो यह सभ्यता स्थित है। बात करता हूं उत्खनन की, तो 1977 के अंदर जो है वो RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा जो है वो इसका उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है, और यहां से जो क्या मिला है, 2006 के अंदर जो है वो ढेर सारी ताम्र वस्तुएं भी मिली थी। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता के अंदर 2006 के अंदर जो है वो बहुत सारी जो है वो ताम्र वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई थी। इसके अलावा एक चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है कि गणेश्वर सभ्यता को जो है वो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यता जननी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रवती नगरी जो है वो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, लेकिन ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी जो है वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था, आहड़ सभ्यता का कार्य। ठीक है, राइट, ग्रेगर पोशल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष या फिर अक्षय कीर्ति व्यास। कब हुआ था, 1953 के अंदर। ठीक है, सर्वप्रथम 1953 में जो है वो अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में जो है वो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद
सेकंड बार 1961-62 के अंदर जो है वो हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, ठीक है, एच डी सांकलिया के द्वारा जो है वो किया गया था। प्रथम बार 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा और दूसरी बार 1961-62 में, ठीक है, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया ताम्रवती नगरी के नाम से जो है वो आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, ठीक है, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बनास संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से जो है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़ से जो है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रमुख मिला है? 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है, गोल अंडाकार कुआं प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखो ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, उत्खननकर्ता का नाम नहीं पूछ रहा है, खोजकर्ता का नाम पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष, ठीक है। प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अमलानंद घोष को दिया जाता है, ठीक है। और जो उत्खनन करता है, उत्खनन कार्य 1961 से 69 के बीच में जो है वो किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल, एमडी खरे, बीके थापर, इसके अलावा आपके कौन थे? श्रीवास्तव, एम श्रीवास्तव, ठीक है, एम श्रीवास्तव, बीबी लाल, एमडी खरे और बीके थापर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा उत्तर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, जो प्राचीन समय में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी, उसी के किनारे स्थित है। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु, ये क्या है? उपाधियों के नाम हैं। किस शासक की उपाधियां हैं? बप्पा रावल की, राणा हमेर की, राणा सांगा की या फिर राणा कुंभा की, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा, ठीक है। राणा कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी थी? राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, ठीक है, ये सभी उपाधियां किसकी थी? राणा कुंभा की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि गिगोली का युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? जयपुर और बीकानेर के मध्य हुआ था, मेवाड़ और जोधपुर के मध्य हुआ था, जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था, या फिर जयपुर या फिर मेवाड़ के मध्य हुआ था? तो गिगोली का जो युद्ध है सर्वप्रथम तो कब हुआ था? 1807 में हुआ था, ठीक है, 1807 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था, ठीक है। जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड, ठीक है, जयपुर के कौन? जगत सिंह सेकंड, ठीक है। और जोधपुर के मान सिंह राठौड़, ठीक है, जोधपुर के मान सिंह राठौड़ के मध्य जो है वो गिगोली का युद्ध हुआ था 1807 में, ठीक है। गिगोली जो है वर्तमान में कहां पर है? परबतसर, डीडवाना, कुचामन, ठीक है, वर्तमान में गिगोली कहां पर है? परबतसर, डीडवाना, कुचामन के अंदर स्थित है, ठीक है। तो 1807 ईस्वी में हुआ था, जयपुर एवं जोधपुर के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध 1777, 1787, 1789 या फिर 1790, ठीक है। तो तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1787, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है 1787 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तुंगा कहां पर है? जयपुर में है, ठीक है, जयपुर के अंदर एक स्थान है। किन किन के बीच हुआ था? महाजी सिंधिया और जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ था, ठीक है। किस किस के मध्य? जो मराठा सेना नायक थे महाजी सिंधिया, ठीक है, महादजी सिंधिया, ठीक है, और जयपुर के शासक कौन थे? प्रताप सिंह, ठीक है, जयपुर शासक प्रताप सिंह के मध्य जो है वो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। तुंगा कहाँ है वर्तमान में? जयपुर के अंदर है, ठीक है। कब हुआ था? 1787 के अंदर हुआ था। फिर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि साम्बूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी? महाराजा राज सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने या फिर राव रतन राठौड़ ने, ठीक है। तो साम्बूगढ़ के युद्ध में क्या हुआ कि जब दारा की पराजय हो गई, हार हो गई, तो किस राजपूत शासक ने जो है वो औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने जो है औरंगजेब की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है
गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1533 में, 1303 में, 1568 में या फिर 1616 में। ठीक है, तो बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर आक्रमण कब किया था? 1533 ईस्वी के अंदर किया था। ठीक है, उसके बाद 1534 में भी किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां या फिर जगन्नाथ कछवाहा। ठीक है, तो अंतिम मुगल आक्रमण महाराणा प्रताप के खिलाफ जो है वो किसने वो नेतृत्व किया था? जगन्नाथ कछवाहा ने जो है वो नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किसे महोबा का प्रशासक बनाया था? ठीक है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किसको जो है वो महोबा का प्रशासक बनाया था? गोविंद राज को, पंजुन राय को, चंद्रप्रताय को या फिर केमास को? ठीक है, तो किसको बनाया था? पंजुन राय को बनाया था। ठीक है, महोबा विजय के बाद महोबा का जो शासक है पृथ्वीराज चौहान ने पंजुन राय को बना दिया था। ठीक है, पंजुन राय कछवाहा कौन थे? कोकिल देव के पुत्र थे। ठीक है, कोकिल देव के पुत्र थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार है वो कब किया था? 15 अक्टूबर 1562 को, 23 अक्टूबर 1567 को, 25 फरवरी 1568 को या 15 जून 1572 को? अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था? 25 फरवरी 1568 को जो है अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर जो है वो अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? ठीक है, यानी हमीर देव चौहान और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना का प्रथम बार मुठभेड़ है वो कब हुई थी? 1290 में, 1292 में, 1299 में या फिर 1301 में? ठीक है, हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1590 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1590 ईस्वी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? राणा कुंभा का गुजरात के साथ जो संघर्ष था उसका प्रारंभिक कारण क्या था? ईडर की समस्या थी, चुंटा को शरण थी, नागौर विवाद था या गुजरात द्वारा बूंदी के साथ है वो संधि थी? तो क्या था मुख्य कारण? प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर विवाद था। ठीक है, कुंभा के गुजरात पर आक्रमण करने का कारण क्या था? नागौर विवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा के युद्ध में महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सुर या फिर मालदेव राठौड़? खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? हाकिम खां सुर जो है वो महाराणा सांगा की सेना में शामिल नहीं थे। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो महाराणा सांगा की सेना में शामिल थे खानवा के युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा मेरपुर, लूणा चावंड्या, राणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर है वो कौन था? वो था राणा पुंजा मेरपुर। ठीक है, राणा पुंजा जो है वो भील सेना का कमांडर था। अगला प्रश्न है हमारा कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को या फिर सारंगपुर के युद्ध को? ठीक है, तो मेवाड़ का मैराथन जो है वो दिवेर के युद्ध को कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन जो है दिवेर युद्ध को कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ था? ठीक है, यानी कि किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो आक्रमण नहीं किया था? रणथंभौर, नाडोल, सिवाना, जालोर? इन तीनों जगह पे किया था। नाडोल पे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1190 ईस्वी में, 1191, 1192 या फिर 1193? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। ठीक है, 1192
92 में हुआ था। ठीक है, जीता कौन था? मोहम्मद गोरी की जो है इसके अंदर है वो विजय हो जाती है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है वो इसमें हार जाते हैं। ठीक है, और इस युद्ध के बाद भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, इस युद्ध के बाद जो है भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और हारा कौन था? महमूद गजनवी जो है वो इस युद्ध में, ठीक है, मोहम्मद गोरी जो है वो इस युद्ध में हार गया था। ठीक है, किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को जो है वो पराजित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किस शासक को परास्त कर रणथंभौर दुर्ग पर विजय फतह फहराई? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन था? रतन सिंह था, कान्हड़देव था, हमीर देव था या फिर शत्रुसाल था? तो वहां का शासक कौन था? हमीर देव चौहान जो है रणथंभौर का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उसे हरा दिया। कब किया? 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इस जो यह कथन है वो किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? बयाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बाडी दुर्ग या फिर धौलपुर दुर्ग? तो किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में जो है क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा कि 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? रतन सिंह, हमीर देव, सातल देव या फिर कानड़ देव? ठीक है, तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया, उस समय वहां का राजा कौन था? कानड़ देव था। ठीक है, जालौर का शासक कौन था? कानड़ देव। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम है वो खिजाबाद रखा था? चित्तौड़ का, जालौर का, आमेर का या रणथंभौर का? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ आक्रमण किया था? ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 के अंदर, और चित्तौड़ का नाम जो बदलकर है वो खिरजाबाद रख दिया था। ठीक है, उस समय जो है वो चित्तौड़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह। ठीक है, कौन था? रावल रतन सिंह जो है वो चित्तौड़ का शासक था और उसको हराकर जो है वो चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रख दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिवाना के युद्ध में 1308 अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया था? सिवाना का युद्ध हुआ था 1308 में, अलाउद्दीन खिलजी ने है वो किसे पराजित किया था? वीरम देव को, मालदेव चौहान को, सातल देव को या फिर रतन सिंह चौहान को? ठीक है, तो किसको पराजित किया था? सातल देव को जो है वो पराजित किया था सिवाना के युद्ध में, 1308 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव के मध्य हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। सिवाना दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। ठीक है, सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था? स्वर्णगिरी, सिवाना, गागरोन या फिर चित्तौड़? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम है वो खेराबाद रखा था? मैंने अभी बताया, सिवाना दुर्ग सातल देव को हराकर 1308 में सातल देव को हराकर इस दुर्ग का नाम जो है वो खेराबाद रख दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। किसे पराजित किया? कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में है वो किसे पराजित किया? नसरुद्दीन खिलजी को, महमूद खिलजी को, नसरुद्दीन खिलजी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसको पराजित किया था? महमूद खिलजी को जो है वो राणा कुंभा ने पराजित किया था सारंगपुर के युद्ध में। ठीक है, 1437 ईस्वी के अंदर सारंगपुर युद्ध हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। ठीक है, जिसमें विजय किसकी हुई थी? महाराणा कुंभा की जो है वो विजय हुई थी। ठीक है, महमूद खिलजी कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। ठीक है, और सारंगपुर की बात करूं तो वर्तमान में कहां पर है? सारंगपुर वर्तमान में गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ में जालौर युद्ध का है वो वर्णन किया है? कवि माघ ने, श्यामल दास ने, पद्मनाभ ने या सूर्यमल मिश्र ने? ठीक है, तो कानड़देव प्रबंध जो है वो किसकी रचना है? वो
पद्मनाभ की रचना है। और इस रचना के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर क्या किया गया है, जालोर युद्ध का जो है वो वर्णन किया गया है। ठीक है, जालोर युद्ध का है वो वर्णन किया गया है। 1311 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था, कानड़ देव था। ठीक है, तो इस युद्ध का वर्णन कानड़ देव प्रबंध के अंदर मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सारंगपुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो अभी मैंने बताया कि सारंगपुर वर्तमान में गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, सारंगपुर युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1437 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया था, मांडू विजय, मालवा विजय, उज्जैन विजय या फिर जालोर विजय। तो किस विजय के बाद जो है वो निर्माण करवाया था, मालवा विजय के बाद। ठीक है, मालवा विजय के बाद जो है, मालवा विजय किसको हराया था, अभी हमने बात की थी, किसको हराया था, महमूद खिलजी को हराया था। ठीक है, महमूद खिलजी को हराया था सारंगपुर युद्ध के बाद। ठीक है, कब हुआ था, 1437 में हुआ था। ठीक है, इसमें जीतने के बाद है वो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो है वो विजय स्तंभ का है वो निर्माण करवाया था। ठीक है, ठीक है, मेवाड़ का कीका नाम से जो है वो किसे पुकारता था, यानी मेवाड़ का कीका जो है वो किसे कहा जाता था, राणा प्रताप को, राणा सांगा को, राणा हमीर को या फिर राणा कुंभा को। तो मेवाड़ का जो कीका है वो किसका उपनाम था, राणा प्रताप का जो है, महाराणा प्रताप का उपनाम क्या था, कीका था। ठीक है, तो मेवाड़ का कीका जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर है वो महाराणा प्रताप को मेवाड़ का कीका के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है कि विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। ठीक है, विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है, राणा हमीर को, बप्पा रावल को, राणा सांगा को या फिर जेत्र सिंह को। तो विषम घाटी पंचानन जो है वो राणा हमीर को कहा जाता है। ठीक है, राणा हमीर को कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके अंदर जो है वो राणा हमीर को है वो विषम घाटी पंचानन बताया गया है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर जो है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। अगला प्रश्न है कि फारसी लेखों में किसे हसमत वाला राजा कहा गया है, राव जोधा को, राय सिंह को, कर्ण सिंह को या फिर राव मालदेव को। तो हसमत वाला राजा जो है वो किसे कहा गया है, राव मालदेव को जो है वो हसमत वाला राजा कहा है। ठीक है, फारसी लेखों में हसमत वाला राजा कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि कलयुग का कर्ण जो है वो किसे कहा जाता है, राव लूणकरण को, राव जेतसी को, कर्ण सिंह को या फिर राय सिंह को। तो कलयुग का जो कर्ण है वो राव लूणकरण को कहा जाता है। ठीक है, राव लूणकरण को कहा जाता है। क्या हुआ था, किसके अंदर कहा गया है। ठीक है, तो देखो बिट्ठू सुजा का ग्रंथ था राव जेत सिरोछंद। ठीक है, राव जेत सिरोछंद। ठीक है, राव जेत सिरो छंद किसके द्वारा लिखा गया था, बिट्ठू सुजा के द्वारा जो है वो लिखा गया था। ठीक है, बिट्ठू सुजा के द्वारा रचित ग्रंथ राव जेत सिरो छंद के अंदर राव लूणकरण को कहाँ का राजा था, बीकानेर का राजा था। ठीक है, बीकानेर का राठौड़ शासक था राव लूणकरण। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो इसको जो है वो कलयुग का कर्ण की है वो कहा गया है, की संज्ञा दी गई है। ठीक है, राव लूणकरण को। फिर अगला प्रश्न है कि नरहड़ के पीर शक्कर पीर बाबा को कहा जाता है, बागड़ का धनी, मेवात का धनी, मांड का धनी या फिर जंगल का धनी। ठीक है, तो नरहड़ के पीर शक्कर पीर बाबा को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या उपनाम है आपका हो जाएगा, बागड़ का धनी। ठीक है, शक्कर पीर बाबा को जो है वो बागड़ का धनी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करूं कि नरहड़ की दरगाह जो है वो कहाँ पर है या फिर मस्जिद कहाँ पर है, तो वो आपके झुंझुनू जिले के अंदर है। ठीक है, झुंझुनू जिले के अंदर जो है वो नरहड़ पीर के दरगाह या फिर मस्जिद है वो स्थित है। ठीक है, इनको बागड़ का धनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, मोक्कल को, जगमाल को, प्रताप को या फिर चुंडा को। तो मेवाड़ का जो भीष्म पितामह है वो चुंडा को कहा जाता है। ठीक है, चुंडा को क्यों कहा जाता है, ठीक है, चुंडा कौन था, यह राणा लाखा का पुत्र था। ठीक है, लाखा का पुत्र था। ठीक है, क्या हुआ था कि लाखा की हुआ क्या था कि जैसे जो हंसाबाई थी ना, मारवाड़ की जो हंसाबाई थी, ठीक है, उसको क्या हुआ था कि उसकी एक शर्त पर शादी हुई थी कि उसका जो बच्चा होगा ना वो मेवाड़ का राजा बनेगा। ठीक है, तो राव चुंडा ने जो है वो रिश्ता किसके लिए आया था, राव चुंडा के लिए आया था। लेकिन क्या हुआ, वो रिश्ता किसके साथ हो गया, उसके पिता लाखा के साथ हो गया था। ठीक है, तो राव चुंडा जो असली शासक कौन बनने वाला था, राणा लाखा का बड़ा बेटा राव चुंडा बनने वाला था। लेकिन फिर हुआ क्या था कि जब
उसकी शादी, हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ हो गई थी, तब यह शर्त हुई थी कि उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का राजा बनेगा। ठीक है, तो वो कौन बना? उसके बाद मोक्कल बना। ठीक है, तो फिर इसलिए उन्होंने राजपाट किसने त्याग दिया? चुंडा ने जो है वो अपना राजपाट त्याग दिया। ठीक है, इसलिए उसको जो है वो भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ का वह सूर्यवीर शासक जिसने जीते जी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, मेवाड़ की बात नहीं कर रहा है, मेवाड़ के तो महाराणा प्रताप हो जाएंगे, मारवाड़ की बात कर रहा है। चंद्रसेन, राय सिंह, करण सिंह या फिर अजीत सिंह। ठीक है, तो मारवाड़ का कौन शासक हो जाएगा? चंद्रसेन हो जाएगा। राव चंद्रसेन ने जो है वो मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपनी तेज धावक क्षमता के कारण किसे उड़वा राजकुमार कहा जाता है? उड़वा राजकुमार नहीं, उड़ना राजकुमार या फिर उड़वा राजकुमार किसे कहा जाता है? कुंवर पृथ्वीराज को, कुंवर चुंडा को, जगमाल को या फिर सांगा को? ठीक है, तो तेज धावक क्षमता के कारण जो है वो कुंवर पृथ्वीराज को जो है वो उड़ना राजकुमार या फिर उड़वा राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, अगर बात करूं कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो है वो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है वो स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं? मोहनोत नैणसी को, दुर्गादास राठौड़ को, जसवंत सिंह को या फिर अजीत सिंह को? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को जो है वो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती है वो कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनको एक नाम, अन्य एक उपनाम और भी है, मारवाड़ का यूलिसेस। ठीक है, मारवाड़ का यूलिसेस और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती जो है वो दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जोधपुर महाराजा उमेद सिंह को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का अकबर, मारवाड़ का जहांगीर या मारवाड़ का शाहजहां? तो ठीक है, जोधपुर महाराजा उमेद सिंह को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का शाहजहां कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भूला बिसरा राजा कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राय सिंह को, राव मालदेव को या फिर जसवंत सिंह को? तो भूला बिसरा राजा या फिर प्रताप का पथगामी किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का राव चंद्रसेन को, ठीक है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भी जो है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन इनके बारे में इतिहास में इतना ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इनको जो है वो भूला बिसरा राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बीकानेर शासक राय सिंह को किसने राजपुताने का कर्ण कहा था? जयसोम ने, बिट्टू सुजा ने, मुंशी देवी प्रसाद ने या मोहनोत नैणसी ने? ठीक है, बीकानेर शासक राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ठीक है, राजपुताने का कर्ण अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा गया है। किसने कहा था? बिट्टू सुजा ने कहा था। और राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को कहा है। ठीक है, बीकानेर के शासक राय सिंह को कहा है, दोनों ही बीकानेर के शासक हैं। राय सिंह जो है वो राजपुताने का कर्ण और लूणकरण जो है वो किसका कर्ण? सॉरी, कलयुग का कर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है औरंगजेब को किसे जांगलधर बादशाह कहा? औरंगजेब ने किसको जो है वो जांगलधर का बादशाह कहा था? राय सिंह को, लूणकरण को, अनूप सिंह को या फिर कर्ण सिंह को? किसको कहा था? कर्ण सिंह को जो है वो जांगलधर का बादशाह कहा था। अगला प्रश्न है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को, राजेंद्र सिंह को, गंगा सिंह को या फिर मनोहर सिंह को? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां से संबंधित हैं? जोधपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, कैलाश सांखला जो है वो जोधपुर के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह, कैलाश शेखावत, कैलाश मनेरिया या फिर कैलाश सांखला? ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अरे अरे सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है भाई, थोड़ी सी गलती हो गई है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। कहाँ से संबंधित है? अलवर के रहने वाले हैं। ठीक है, अलवर से संबंधित हैं। फिर अगला प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा? कैलाश सांखला को कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इनका संबंध कहां से है? जोधपुर से है। एलपी टेसिटोरी ने किसे डिंगल भाषा का हेरोस कहा है? विजयदान देथा को, पृथ्वीराज राठौड़ को, अबुल फजल को या फिर दुरसा अड्डा को? तो एलपी टेसिटोरी ने डिंगल भाषा का जो हेरोस है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? वेली कृष्ण रुक्मणी राज जो है पृथ्वीराज राठौड़ की प्रमुख रचना थी। ठीक है,
जो उन्होंने डिंगल भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं, संबंधित थे। ठीक है, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। ठीक है, वो कौन सी रियासत से संबंधित है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जयपुर? तो किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में किसे किसान आंदोलन का जनक या पितामह कहा जाता है? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा या फिर साधु सीताराम दास? तो किसान आंदोलन का जो जनक है वो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसे आदिवासियों का मसीहा एवं बावजी कहते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय को, भोगीलाल पांड्या को, मोतीलाल तेजावत को या फिर गोविंद गुरु को? ठीक है, तो आदिवासियों का मसीहा और बावजी किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आदिवासियों का गांधी या बागड़ का गांधी कहा जाता है? हरिदेव जोशी को, मावजी को, गुरु गोविंद सिंह को या भोगीलाल पांड्या को? तो वागड़ का गांधी या फिर आदिवासियों का जो गांधी है वो किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गोकुल भाई भट्ट कहलाते हैं राजस्थान के गांधी, राजस्थान के नेहरू, मेवाड़ का गांधी या बागड़ का गांधी? तो गोकुल भाई भट्ट को जो है वो राजस्थान का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे राजस्थान का लोक नायक कहा जाता है? जमनालाल बजाज को, हीरालाल शास्त्री को, जय नारायण व्यास को या फिर गोकुल भाई भट्ट को? तो राजस्थान का जो लोक नायक है वो जय नारायण व्यास को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक और पितामह किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को, श्यामल दास को, कर्नल जेम्स टॉड को या जॉर्ज थॉमस को? तो इतिहास लेखन का जनक और पितामह किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ की नूर जहां कहलाती है? गुलाब राय, अबिली मीणी, रसक कपूर या अनारा बेगम? तो मारवाड़ की जो नूर जहां है वो गुलाब राय को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, किसने कहा था? कवि श्यामल दास ने जो है वो इनको गुलाब राय को जो है वो मारवाड़ की नूर जहां कहा था। ठीक है, खानवा युद्ध लड़ने से पहले जो है वो सांगा ने बाबर को कहाँ पराजित किया था? बयाना में, धौलपुर में, बाडी में या फिर खातौली में? ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ठीक है, 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उससे पहले जो है वो राणा सांगा ने बाबर को बयाना युद्ध के अंदर जो है वो हराया था। ठीक है, बयाना कहाँ है वर्तमान में? बयाना है वो भरतपुर के अंदर है। ठीक है, बयाना वर्तमान के अंदर भरतपुर के अंदर है। ठीक है, तो पहले जो है वो 1527 ईस्वी, ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था। उससे पहले बयाना के युद्ध में जो है वो राणा सांगा ने बाबर को हराया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पेरवेन को अपनाया था? ठीक है, पाती पेरवेन एक परंपरा होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो राणा सांगा ने सभी राजपूत जो शासक थे राजस्थान के, उनको सभी को है वो निमंत्रण दिया था बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, तो बयाना के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, खातौली के युद्ध में या फिर उपरोक्त सभी युद्ध में? ठीक है, तो राणा सांगा ने जो है वो पाती पेरवन की जो परंपरा को है वो किस युद्ध में अपनाया था? खानवा के युद्ध में है वो अपनाया था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के मध्य। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को है वो सम्मिलित करना है। ठीक है, खातौली का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बाडी का युद्ध कब हुआ था? और खानवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले बात करें खानवा के युद्ध की, तो खानवा का युद्ध है वो 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद करेंगे बाडी का युद्ध। बाडी का युद्ध है वो 1519 में हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इन सूची 1 और सूची 2 को है वो सुमेलित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राणा सांगा ने बाडी युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। वर्तमान में बाडी है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बाडी का युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, बाडी वर्तमान में कहाँ स्थित है? बूंदी में, कोटा में, भरतपुर में या फिर धौलपुर में? ठीक है, तो क्या हुआ था? बाडी का युद्ध है वो कब हुआ था? सबसे पहले तो बात करेंगे 1519 में हुआ था। ठीक है, किसके मध्य हुआ था वो आपको बताया? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। 1519 ईस्वी में हुआ था बाडी का युद्ध। ठीक है, और बाडी वर्तमान में कहाँ है? बाडी वर्तमान में धौलपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, धौलपुर के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हुआ था? राणा सांगा की जो है वो
विजय हो गई थी और इब्राहिम लोदी को है उन्होंने परास्त कर दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहां राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच है वो युद्ध हुआ था? खातौली। ठीक है। कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, बारा के अंदर या फिर झालावाड़ के अंदर? तो खातौली है वो कब हुआ था? 1518 में हुआ था। ठीक है। 1518 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ था। ठीक है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है। कहाँ है खातौली वर्तमान में, कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है। कोटा के अंदर स्थित है खातौली। ठीक है। इसमें कौन जीता था? महाराणा सांगा की जो है वो विजय हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जोधपुर शासक राव मालदेव ने पहोबा के युद्ध कब हुआ था? 1541 के पहोबा युद्ध में किसे पराजित किया था? ठीक है। 1541 के अंदर पहोबा युद्ध हुआ था। ठीक है। एक तरफ कौन था? जोधपुर शासक मालदेव। दूसरी तरफ कौन था आपको बताना है। राव लोणकरण, करण सिंह, राय सिंह या फिर राव जेत सिंह? तो कौन था? राव जेत सिंह। ठीक है। पहोबा का युद्ध 1541 में राव मालदेव और राव जेत सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है। बीकानेर के राव जेत सिंह के मध्य। ठीक है। बीकानेर के शासक राव जेत सिंह और जोधपुर शासक राव मालदेव के मध्य हुआ था। ठीक है। विजय किसकी हुई थी? राव मालदेव की जो है वो इस युद्ध के अंदर है वो विजय हुई थी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, किसने कहा था? यह कथन किसका है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है वो हिंदुस्तान की बादशाहत है खो दी होती? किसका कथन है? बाबर का कथन है, इब्राहिम लोदी का है, अलाउद्दीन खिलजी का है या फिर शेर शाह सूरी का है? ठीक है। तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये कथन शेर शाह सूरी का है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस युद्ध को जैतरण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? पहोबा युद्ध को, बिथोड़ा युद्ध को, सुमेल युद्ध को या फिर दोराई युद्ध को? ठीक है। तो जैतरण युद्ध के नाम से किसको जाना जाता है? सुमेल युद्ध को जो है वो जैतरण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1544 ईस्वी में हुआ था। इसे जैतारण या सुमेल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके मध्य हुआ था? शेर शाह सूरी। ठीक है। शेर शाह सूरी, दिल्ली का सुल्तान कौन था? शेर शाह सूरी। और किसके मध्य हुआ था? जोधपुर के शासक राव मालदेव के मध्य हुआ था। ठीक है। ठीक है। मालदेव, जोधपुर शासक मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। ठीक है। अगर बात करें कि जैतारण युद्ध है वो कहाँ हुआ था? वर्तमान के ब्यावर जिले में हुआ था। ठीक है। वर्तमान के ब्यावर जिले के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है कि सुमेल का युद्ध शेर शाह सूरी व राव मालदेव के बीच है वो कब हुआ था? सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1542 में, 1544 में, 1644 में या फिर 1552 में? ठीक है। तो अभी हमने बात की 1544 ईस्वी में जो है वो सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसे जैतरान युद्ध भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी और राव मालदेव के बीच हुआ था। ठीक है। कहाँ पर? ब्यावर के अंदर हुआ था, वर्तमान ब्यावर के अंदर। ठीक है। 1544 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से गलत कथन है, इन चारों में से कौन सा कथन है वो गलत है? अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। क्या यह बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अकबर के समय चित्तौड़ पर अकबर ने जब आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था? उदय सिंह था। ठीक है। उदय सिंह था। ठीक है। 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया था, सही बात है। जयमल फत्ता उदय सिंह के वीर सेना नायक थे, बिल्कुल सही बात है। राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध कब हुआ था? 1519 में महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। तीनों कथन सही हैं। पहला कथन है वो गलत है। चित्तौड़ के आक्रमण जब अकबर ने किया था चित्तौड़ पर आक्रमण, उस समय चित्तौड़ का शासक है वो उदय सिंह था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जालोर के कानड़देव ने किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था जो जालोर युद्ध का कारण बना था? ठीक है। कि जालोर के कानड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का है वो मुख्य कारण बना था? ठीक है। अजय देव, वीरम देव, अभय देव या फिर विलास देव? तो किसका था? वीरम देव का था। ठीक है। वीरम देव तो कुछ नहीं करता था, जो फिरोजा थी वो वीरम देव से जो है वो प्रेम करती थी। ठीक है। वीरम देव है वो मना किया, इसलिए जो है जालोर युद्ध का कारण बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 21 जून 1576 को निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? 21 जून 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था? कुंभलगढ़ युद्ध, दिवेर युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध या फिर खानवा युद्ध? ठीक है। 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। क्या आता है कि कुछ किताबों में क्या है 18 जून को
है वो इस युद्ध की तारीख बताई गई है, कुछ किताबों के अंदर है वो 21 जून इसे तारीख बताई गई है। ठीक है, तो दोनों तिथियां जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, दोनों अगर विकल्प में दोनों अलग अलग आती हैं तो आपको वो माननी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून या फिर 18 जून 1576 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में हल्दी घाटी जो है वो किस जिले में स्थित है, उदयपुर में, राजसमंद में, सिरोही में या फिर प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो वर्तमान में जो है हल्दी घाटी कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, अकबर के सेनापति मान सिंह, ठीक है, और राणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि अकबर के किस सेनापति ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था, मान सिंह ने, जय सिंह ने, अबुल फजल ने या फिर प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो किसने किया था, मान सिंह ने किया था। ठीक है, मान सिंह ने जो है वो राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, 1576 को हुआ था, 21 जून या फिर 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी, बयाना युद्ध, खानवा युद्ध, पानीपत युद्ध या फिर चंदेरी युद्ध। तो किस युद्ध के अंदर जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध के अंदर बाबर ने जो है वो गाजी की उपाधि है वो धारण की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 ईस्वी की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, तुंगा युद्ध में, बटवाड़ा युद्ध में, बिथोड़ा युद्ध में या फिर खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को जो है वो, ठीक है, कहाँ पराजित किया था, किस युद्ध में पराजित किया था, बिथोड़ा के युद्ध में जो है वो पराजित किया था। ठीक है, बिथोड़ा के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, किसको पराजित किया था, अंग्रेज अधिकारी कौन था, हिंदकोट था। अंग्रेज अधिकारी कौन था, हिंदकोट था। ठीक है, और जोधपुर की भी सेना थी, ठीक है, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध है वो लड़ रही थी। ठीक है, तो इन दोनों को पराजित किया था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 ईस्वी में जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था, सलमपुर में, झाड़ोल में, गिगोली में या फिर सिंगोली में। तो कहाँ लड़ा गया था, गिगोली में लड़ा गया था। ठीक है, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर जो है 1807 ईस्वी में जयपुर और जोधपुर के मध्य गिगोली युद्ध हुआ था। ठीक है, 1807 में हुआ था। ठीक है, जयपुर जयपुर नरेश कौन थे, जगत सिंह थे। ठीक है, जगत सिंह, और जोधपुर का राजा कौन था, मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। विजय किसकी हुई थी, जगत सिंह की जो है वो विजय हुई थी, मान सिंह जो है वो इस युद्ध के अंदर हार गए थे। ठीक है, अगर गिगोली की बात करूं तो वर्तमान में कहां पर है, डीडवाना कुचामन में है। ठीक है, डीडवाना कुचामन के अंदर जो है वो वर्तमान में गिगोली स्थान है वो पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि जयपुर नरेश जगत सिंह सेकंड और जोधपुर शासक मान सिंह को गिगोली के युद्ध में परास्त किया। ठीक है, वर्तमान में गिगोली कहाँ स्थित है, जोधपुर, डीडवाना कुचामन, पाली या फिर बीकानेर। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, अभी मैंने बताया डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित है। युद्ध कब हुआ था, 1807 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली का निर्माण करवाया था। ठीक है, जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, राजमहल युद्ध के उपलक्ष्य में, बगरू युद्ध के उपलक्ष्य में, तुंगा के युद्ध के उपलक्ष्य में या फिर मंदसौर के युद्ध के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो किस युद्ध में जीतने के बाद जो है वो सरगासुली का निर्माण करवाया था, राजमहल युद्ध 1747। इस युद्ध को जीतने के बाद जो है वो करवाया था। ठीक है, किसको हराया था, अपने भाई माधो सिंह और मराठा, मेवाड़ व कोटा की संयुक्त सेना को कहां पर आया था, राजमहल कहां पर है, टोंक के अंदर है। ठीक है, टोंक के अंदर है वर्तमान में राजमहल। ठीक है, वहां पर हराया था। ठीक है, किसको हराया था, अपने भाई माधो सिंह को। ठीक है, अपने भाई माधो सिंह को और मराठा सेना को जो है वो हराया था। ठीक है, इन दोनों की संयुक्त सेना, मेवाड़ व कोटा की भी संयुक्त सेना थी। ठीक है, इन सबको है वो जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि सुमेलित करना है धर्मत का युद्ध, दोराई युद्ध, मतीरे की राड युद्ध और पीपल सूद युद्ध। ठीक है, इन सबको जो है वो सुमेलित करना है। ठीक है, तो ए के अंदर कौन हो जाएगा, धर्मत का युद्ध कब हुआ था, 1658 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, दोराई का युद्ध 1669, मतीरे की राड 1644 और पीपल सूद युद्ध 1715। ठीक है, तो सभी जो ऑप्शन है वो सुमेलित करके लिखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मैराथन का युद्ध कहा था, हल्दी घाटी को, कोम्बलगढ़ को, दिवेर को या फिर चित्तौड़।
ठीक है। तो किस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मैराथन युद्ध कहा था? किसको कहा था? दिवेर युद्ध को कहा था। ठीक है। कब हुआ था? 1582 में हुआ था। ठीक है। दिवेर युद्ध कब हुआ था? 1582 में। राणा प्रताप ने मुगल सेना को परास्त किया था। ठीक है। अगर दिवेर की बात करूं तो वर्तमान में कहां पर है? राजसमंद में है। ठीक है, राजसमंद में। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया था? कुंभलगढ़ दुर्ग पर 1574 में, 1576 में, 1578 में या फिर 1580 में? कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया था? तो कब अधिकार किया था? 1578 ईस्वी में जो है वो अधिकार किया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मालदेव के सेनानायक जेता व कुंपा ने किसके साथ संघर्ष किया था? बाबर के साथ, शेरशाह सूरी के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ या फिर अकबर के साथ? तो किसके साथ किया था? जेता और कुंपा ने शेरशाह सूरी के साथ जो है वो संघर्ष किया था। ठीक है। और इसी के बाद जो है शेरशाह सूरी ने कहा था, वो कथन कहा था कि मैं मुट्ठे भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की है वो बादशाहत खो देता। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि गोरा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से यह वो युद्ध किया था? 1301, 1303, 1308 या फिर 1311? ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में किया था। ठीक है। चित्तौड़ का साका कब हुआ था? 1303 में हुआ था। और इसी टाइम जो है वो केसरिया है वो किसके द्वारा संपन्न किया गया था? गोरा और बादल के नेतृत्व में जो है वो केसरिया हुआ था और पद्मिनी ने जो है वो जौहर किया था। ठीक है। 1257 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध है वो किनके बीच हुआ था? मारवाड़ व आहुआ के बीच हुआ था, मारवाड़ व आलान्यावास के बीच हुआ था, मारवाड़ व आसोप के बीच हुआ था या फिर मारवाड़ व कोठारिया के बीच हुआ था? ठीक है। तो बडलू का युद्ध जो है वो मारवाड़ व आसोप के बीच हुआ था। ठीक है। मारवाड़ की सेना और आसोप के बीच हुआ था। ठीक है। बड़लू नामक स्थान कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है। बड़लू नामक कहाँ पर है? स्थान कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ? आसोप की तरफ से कौन लड़ रहे थे? शिवनाथ सिंह जो है वो आसोप की तरफ से है वो लड़ रहे थे। ठीक है। शिवनाथ सिंह। हारा कौन था? आसोप के शिवनाथ सिंह को जो है वो आत्मसमर्पण करना पड़ा था और मारवाड़ की सेना जो है वो विजय हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व किया था? अहमदुल्ला ने, गुलाम गौस ने, सदरुद्दीन ने या फिर मुल्ला सली ने? ठीक है। तो मेवात के अंदर 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? सदरुद्दीन ने किया था। सदरुद्दीन ने किया था। ठीक है। सदरुद्दीन ने है वो किया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ठीक है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने जो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी तो उसको गलत बताया था, उसकी आलोचना की थी? जेम्स ऑस्ट्रम ने, कर्नल होम्स ने, आईटी पिचार्ड ने या फिर कैप्टन सोवर्स ने? ठीक है। तो किसने जो है वो ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? सी एल सोवर। ठीक है। कैप्टन सावर ने जो है वो तात्या टोपे को फांसी देने का जो फैसला था उसको है वो गलत बताया था। ठीक है। और अगर सी एल सोवर की बात करूं तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट भी कौन था? सी एल सोवर था। ठीक है। कैप्टन सावर्स जो है वो मेवाड़ का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट भी कौन था? कैप्टन सी एल सोवर था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? यानी एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल है वो कौन था 1857 की क्रांति के समय? कप्तान ब्लेक था, हेनरी लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था या कप्तान हिंदकोट था? ठीक है। तो कौन हो जाएगा? एजीजी कौन था 1857 की क्रांति के समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है। और अगर बात करूं, देखो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है। इस मतलब क्या किया गया था कि 1832 के अंदर जो है वो क्या किया गया था? राजपुताना रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है। राजपुताना रेसिडेंसी, उसका जो मुख्य अधिकारी होता था ना उसको जो है वो एजीजी बोलते थे। ठीक है। उसको जो है वो एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल बोलते थे। ठीक है। 1832 के अंदर राजपुताना रेसिडेंसी की भी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम है वो कहाँ हुई थी? अहुआ में, एरिनपुरा में, नसीराबाद में या फिर देवली में? ठीक है। तो कहाँ हुई थी? नसीराबाद के अंदर है वो सर्वप्रथम क्रांति हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 28 मई 1857।
ठीक है, 28 मई 1857 को जो है नसीराबाद के अंदर है वो सर्वप्रथम क्रांति हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन व उसके दो पुत्र है वो कहाँ मारे गए थे? नसीराबाद में मारे गए थे, एरिनपुरा, जोधपुर या फिर कोटा? तो मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? कोटा के अंदर मारे गए थे। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 1857 की क्रांति जब कोटा में हुई थी वहां पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी। ठीक है, बिना सैनिक छावनी के अगर पूछे कि क्रांति जो है वो कहाँ हुई थी, तो कोटा के अंदर हुई थी। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ था, बर्टन, ठीक है, और उसके दो पुत्र मार दिए गए थे। ठीक है, और बर्टन कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कोटा में 1857 का विद्रोही नेता कौन था? यानी कोटा के अंदर जब विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? अली बेग ने, कुशाल सिंह ने, जयदयाल ने या फिर हीरालाल ने? तो किसने किया था? कौन था? जयदयाल। ठीक है, लाला जयदयाल। ठीक है, जिसने कोटा के अंदर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न क्या है कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या हो गई थी, कर्नल एबट की, कैप्टन शोवर की, मेजर बर्टन की या कैप्टन मोक मेसन की? ठीक है, तो किसकी हत्या हो गई थी? बर्टन की हत्या हो गई थी। ठीक है, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, कोटा का पीए था मेजर बर्टन, उसकी जो है वो हत्या हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता है वो भेजी थी 1857 की क्रांति के दौरान? ठीक है, बूंदी ने, करौली ने, झालावाड़ ने या फिर जयपुर ने? ठीक है, तो किसने सहायता भेजी थी? करौली राज्य ने भेजी थी। ठीक है, कोटा में जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय जो है वो करौली ने जो है वो सहायता भेजी थी। अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में, अर्जुन सिंह के नेतृत्व में, राव रामचंद्र के नेतृत्व में या फिर हीरालाल के नेतृत्व में? तो किसके नेतृत्व में भेजी थी? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी। ठीक है, और ये सेना जो है इन्होंने किसके खिलाफ भेजी थी? ठीक है, जो क्रांतिकारी थे उसी के खिलाफ भेजी थी। ठीक है, जो जोधपुर के महाराजा जो तख्त सिंह जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। ठीक है, तो ये सेना जो है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं भेजी थी बल्कि अंग्रेजों के लिए भेजी थी। ठीक है, अंग्रेजों के साथ भेजी थी। ठीक है, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न क्या है कि 20 जनवरी 1858 को किस शासक ने आहुआ पर है वो आक्रमण किया था? 20 जनवरी 1858 को पीटी पेच ने, कैप्टन लूडलो ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने या फिर कर्नल होम्स ने? ठीक है, तो किस शासक ने आहुआ पर जो है वो आक्रमण किया था? किसने किया था? कर्नल होम्स ने किया था। ठीक है, किस पर किया था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना पर किया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किस वर्ष में आहुआ का युद्ध हुआ था? 1800 में, 1850 में, 1857 में या फिर 1875 में? ठीक है, तो आहुआ का युद्ध कब हुआ था? 1857 में हुआ था। ठीक है, आहुआ कहाँ पर है? पाली के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? विद्रोहियों को सहयोग कर रहे थे, अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे, उदासीनता थी यानी किसी का सहयोग नहीं कर रहे थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मेवाड़ के जो महाराणा थे वो क्या कर रहे थे 1857 की क्रांति के समय? अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के किस सैनिक छावनी ने दिया था? ठीक है, यह नारा जो है वो किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया था? एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद या फिर खेरवाड़ा? ठीक है, तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो है वो किसके द्वारा जो है ये नारा दिया गया था? एरिनपुरा छावनी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कौन सी टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन। ठीक है, एरिनपुरा छावनी के अंदर जोधपुर लीजियन है वो टुकड़ी थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा स्थल जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आहुआ, अजमेर, जयपुर या फिर नीमच? ठीक है, तो 1857 की क्रांति का केंद्र जो है वो कौन नहीं था? जयपुर जो है वो क्रांति का केंद्र नहीं था। ठीक है, जयपुर के अंदर है वो कोई क्रांति नहीं हुई थी। ठीक है, बाकी तीनों जगह पे जो है वो क्रांति हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल और महावत खां, कुशाल सिंह और राम सिंह, लाला जयदयाल और मेहराब खां, पंडित नैनूराम शर्मा
या फिर विजय सिंह पथिक। तो कोटा राज्य के अंदर जो विद्रोह हुआ था 1857 के समय, उस समय नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। ठीक है, लाला जयदयाल कहाँ के थे? ये थे मथुरा के रहने वाले थे, और मेहराब खां जो है वो करौली के रहने वाले थे। ठीक है, इन दोनों ने जो है वो 1857 के समय कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। फिर अगला प्रश्न क्या है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? ठीक है, 28 मई को जब सर्वप्रथम है वो विद्रोह हुआ था, उस समय जो है वो किस सैनिक टुकड़ी ने जो है वो विद्रोह किया था? बॉम्बे लांसर्स ने, बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन, या 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो किस बटालियन ने जो है विद्रोह किया था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने जो है वो 28 मई 1857 को सर्वप्रथम नसीराबाद में जो है वो विद्रोह किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, नसीराबाद, एरिनपुरा, भरतपुर, या फिर सिरोही। तो कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद के अंदर शुरू हुई थी। ठीक है, 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री ने जो है वो शुरू की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जॉर्ज लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस था, मेजर बर्टन था, या फिर रिचर्ड था? ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था, जिसकी जो है वो कोटा विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी। बर्टन और उसके दो पुत्र विलियम और फ्रैंकलिन की भी हत्या कर दी थी। ठीक है, इन तीनों को है वो मार दिया था। अगला प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड वेलेस्ली था, या फिर लॉर्ड होर्डिंग था? ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का वायसराय था। कब से कब तक था? इसका काल कब था? 1856 से 1862 के समय जो है वो ये था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का वॉइसरॉय था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियां कितनी थी? ठीक है, कितनी है वो सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6, या फिर 7? ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? खेरवाड़ा, ठीक है, खेरवाड़ा जो कहाँ पर थी? उदयपुर में थी। ठीक है, उदयपुर में। नसीराबाद जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नसीराबाद कहाँ पर थी? अजमेर में थी। ठीक है, उसके बाद ब्यावर। ठीक है, ब्यावर जो ब्यावर में ही थी। ठीक है, एक जो राजस्थान के बाहर थी, कौन सी सैनिक छावनी थी? राजस्थान के बाहर कौन सी सैनिक छावनी थी? नीमच सैनिक छावनी, जो राजस्थान के बाहर थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन इसका जो अधिकार था, इस पर जो नियंत्रण था, वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सीएल सोवर के हाथ में था। ठीक है, और देवली, ठीक है, एक सैनिक छावनी थी देवली, कहाँ पर थी? टोंक के अंदर थी। ठीक है, एक थी एरिनपुरा। ठीक है, एक सैनिक छावनी थी एरिनपुरा। ठीक है, एरिनपुरा कहाँ पर है? पाली के अंदर है। ठीक है, एरिनपुरा कहाँ पर थी? पाली के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि बिथोड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह व कैप्टन हेतकोट को पराजित किया था। वर्तमान में बिथोड़ा है वो किस जिले में है? ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, मैंने अभी बताया कि जोधपुर का राजा तख्त सिंह जो था वो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह और अंग्रेजी अधिकारी हिंदकोट जो है वो ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। 18 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। ठीक है, बिथोड़ा वर्तमान में कहाँ पर है? पाली, नागौर, जोधपुर, या फिर बाड़मेर? ठीक है, तो बिथोड़ा जो है वो कहाँ पर है? पाली के अंदर है। ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध कहाँ पर है? पाली के अंदर है। विजय कौन हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो इस युद्ध के अंदर विजय हो गए थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है हमारा कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किस सैनिक छावनी से 1857 की क्रांति का आगाज किया था? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, या फिर देवली? ठीक है, तो कहाँ से आगाज किया था? नसीराबाद से आगाज किया था। ठीक है, नसीराबाद अजमेर से जो है वो आगाज किया था। ठीक है, 28 मई 1857। ठीक है, 28 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? यानी उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस,
सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन सोवर या मेजर बर्टन। ठीक है, तो उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था? कैप्टन सोवर, सीएल सोवर। ठीक है, सीएल सोवर्स जो है वो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि ठाकुर कुशाल सिंह है वो कहाँ के राजा थे? सलमपुर, आहुआ, फालना या फिर मंडोर। ठाकुर कुशाल सिंह है वो कहाँ के राजा थे? वो आहुआ के राजा थे। ठीक है, आहुआ कहाँ पर है? पाली के अंदर है। ठीक है, पाली जिले के अंदर है। ठीक है, कौन सा आजाद आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? ठीक है, आजाद मोर्चा क्या था? एक संगठन था जिसका जो गठन है वो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, भारत छोड़ो जो आंदोलन चला था, ठीक है, उसके संचालन के लिए आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। कहाँ पर? जयपुर रियासत के अंदर गठन किया गया था। ठीक है, गठन किसके द्वारा किया गया था? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनमें से नेता नहीं था। ठीक है, कौन सा नेता नहीं था? ठीक है, तो दाऊलाल आचार्य को छोड़कर बाकी सभी जो है वो आजाद मोर्चा संगठन के नेता थे। और गठन किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। क्यों किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु किया था, जयपुर रियासत में किया था। हुआ क्या था कि जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उसमें भाग लेने से मना कर दिया था, तब बाबा हरिश्चंद्र ने से अलग से अपना है वो एक संगठन बनाया था। ठीक है, क्योंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आजाद मोर्चे का गठन किया, जिसके अंदर बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल जो है वो नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1938 में, 1928 में, 1942 में या फिर 1937 में? तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की जो स्थापना है वो 1928 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? ठीक है, शेखावाटी सुधार संघ, चिड़ावा सेवा समिति, शेखावाटी किसान पंचायत या शेखावाटी प्रजामंडल। ठीक है, तो शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना जो है वो 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी? तो किसकी स्थापना हुई थी? चिड़ावा सेवा समिति की जो है वो स्थापना असहयोग आंदोलन के चलते हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत करना, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना या सामाजिक कुरीतियां मिटाना। ठीक है, तो प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भंवरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज या जीडी बिड़ला। ठीक है, तो 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज जी जो थे वो 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था? 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, उस समय जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? कपूर चंद्र पाटनी ने की थी। ठीक है, कपूर चंद्र पाटनी ने की थी। ठीक है, 1931 में है वो घटना हुई थी, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उस समय कौन थे? कपूर चंद पाटनी। और 1938 में जब दोबारा स्थापना हुई जयपुर प्रजामंडल की, तो उसमें जमनालाल बजाज जो है वो अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठाकुर पूरण सिंह ने, हुकमचंद ने, त्रिलोकचंद माथुर ने या फिर नारायण सिंह ने? तो 1938 के अंदर करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1938 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि 1936 में मेघाराम वेद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? ठीक है, क्वेश्चन दो किस प्रकार बन गए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। किसके द्वारा की गई? मेघाराम वेद्य के द्वारा की गई। ठीक है, कहाँ पर की गई? बीकानेर में, गंगानगर में, कलकत्ता में या फिर बंबई में? तो कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना जो है वो राजस्थान के अंदर न होते हुए बाहर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी 1936 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या फिर कोटा प्रजामंडल? तो कांगड़ कांड जो है वो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान है वो गठित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ठीक है, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना है वो किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, अभिन हरि ने, रामनारायण चौधरी या नैनूराम शर्मा? तो हाड़ौती सेवा संघ की जो स्थापना है वो
नैनूराम शर्मा के द्वारा है वो की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित थे? मेवाड़ प्रजामंडल से, डूंगरपुर प्रजामंडल से, बांसवाड़ा प्रजामंडल से या फिर जयपुर प्रजामंडल से? तो भोगीलाल पांड्या का जो संबंध है वो किससे था? डूंगरपुर प्रजामंडल से था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस बनाया था? 1936 के अंदर कृष्णा दिवस जो है वो किस प्रजामंडल के द्वारा बनाया गया? उदयपुर, करौली, कोटा या फिर जोधपुर? तो 1936 में जो है कृष्णा दिवस मनाया गया था जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रजामंडल और संस्थापक को जो है वो आपको मिलान करना है। ठीक है। जैसलमेर की जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की? अलवर, सिरोही और करौली, इन सभी प्रजामंडलों की जो स्थापना है वो, अच्छा मिलाना नहीं है, आपको ये बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, सही कौन सा नहीं है। ठीक है। तो जैसलमेर की स्थापना मीठालाल व्यास, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अलवर की स्थापना ये गलत हो जाएगा। अलवर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना हीरालाल शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है। हीरालाल शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में की गई थी। ठीक है। सिरोही की गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बलवंत सिंह मेहता, ज्वाला प्रसाद जिज्ञास, खूबचंद सराफ या फिर सागर चंद मेहता? ठीक है। तो धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा है वो की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 ईस्वी में किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया था? हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं, 1942 के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, वो किसके मध्य हुआ था? मिर्जा हुसैन, मिर्जा इस्माइल, मिर्जा अहमद या मिर्जा इकबाल? ठीक है। तो किसके साथ किया था? उन्होंने किया था मिर्जा इस्माइल के मध्य। मिर्जा इस्माइल कौन थे? जो जयपुर राज्य था, जयपुर रियासत थी, उसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का अर्थ क्या है, मतलब क्या हुआ था इसके अंदर? इसके अंदर यह डिसाइड किया गया था कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है वो भाग नहीं लेगा। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ठीक है। ये एग्रीमेंट हुआ था और इसी एग्रीमेंट ये एग्रीमेंट हुआ था तभी जो है वो क्या हुआ था कि जयपुर प्रजामंडल के कुछ नेता, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो भाग लेना चाहते थे तो उन्होंने आजाद मोर्चे का जो है वो गठन कर दिया था। बाबा हरिश्चंद्र ने अलग होके आजाद मोर्चे का गठन कर दिया था। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1942 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? चरखा संघ की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। कहाँ पर की गई? सिक्कर, झुंझुनू, भरतपुर या फिर जयपुर? तो जयपुर के अंदर जो है वो चरखा संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है। 1925 के अंदर जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1938, 1931 या फिर 1939? तो सबसे पहले 1931 में जो है वो गठन किया गया था। ठीक है। कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में किया गया था। दूसरा गठन है वो पुनर्गठन 1938 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन कौन से थे? सर जय सिंह अलवर के, गंगा सिंह बीकानेर के, उदयबान सिंह धौलपुर के या फिर उपरोक्त सभी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? इन सभी ने जो है वो भाग लिया था। ठीक है। उपरोक्त सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1919 में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी? राजपुताना मध्य भारत सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन है वो आता है। ठीक है। तो क्या हुआ था 1919 में जो है वो इसकी किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई? जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज या फिर अर्जुन लाल सेठी? तो जमनालाल बजाज जो थे उनकी अध्यक्षता के अंदर जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई? दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। कब की गई? 1919 में की गई। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया? अजमेर जो है वो इसका मुख्यालय रखा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना है वो कब की थी? 1918 में, 1919 में, 1920 में या फिर 1921 में? ठीक है। तो जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की थी? 1920 के अंदर की थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि कन्हैयालाल एवं स्वामी गोपालदास ने मिलकर कहाँ सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की? सर्वहितकारिणी सभा बीकानेर, चूरू, नागौर या फिर जोधपुर? तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना है वो चूरू में की गई। किसके द्वारा? कन्हैयालाल एवं स्वामी गोपालदास के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का गठन है वो कहाँ हुआ था? जोधपुर में, नागौर में, चूरू में या फिर जयपुर में? ठीक है। तो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला का जो गठन है वो कहाँ पर किया गया था? चूरू में किया गया था। ठीक है। स्वामी गोपाल दास की जी के द्वारा चूरू के अंदर किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल 1938 ईस्वी का अध्यक्ष कौन बना था? ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी, अध्यक्ष कौन बना था? जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, गोकुल वर्मा या मास्टर आद्यंत्र? ठीक है। तो भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन बना था? गोपीलाल यादव जी जो थे वो भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो नवंबर 1946 में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? गौरी शंकर, मांगीलाल भव्य, त्रिलोकचंद माथुर या फिर कृष्णदत्त? तो किसके द्वारा की गई थी? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य के द्वारा 1946 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि त्रिलोकचंद माथुर ने किस प्रजामंडल की जो है वो स्थापना की थी? धौलपुर, करौली, भरतपुर या फिर अलवर? ठीक है। त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1938 में की थी। ठीक है। 1938 में। अगला प्रश्न है कि भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई? ठीक है। भूपेंद्र त्रिवेदी ने किसमें निभाई थी? बांसवाड़ा प्रजामंडल के अंदर है वो निभाई थी। ठीक है। 1943 के अंदर क्या हुआ था? बांसवाड़ा प्रजामंडल का गठन है वो किया गया था। ठीक है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? अभिन हरि, पन्नालाल, भंवरलाल निगम या मांगीलाल भव्य? कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना है 1942 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में। ठीक है। राजस्थान शब्द का जो है वो राजस्थानी भाषा का वह उद्भव हुआ है। शौरसेनी अप्रभस, मराठी, भोजपुरी या फिर बंगाली? ठीक है। तो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो शौरसेनी अप्रभस से हुआ है। ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो पहले क्या बन गया कि वेली कृष्ण रुक्मणी री किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है। ठीक है। किस भाषा में लिखी गई थी? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या फिर संस्कृत? ठीक है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी जो रचना है वो किस भाषा में लिखी गई थी? डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई थी। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ ने जो यह पुस्तक जो है वो झालावाड़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में जो स्थित है उसके अंदर इसकी रचना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? डिंगल, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा या फिर पिंगल भाषा? ठीक है। तो वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्र की है। किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है डिंगल भाषा के अंदर। ठीक है। डिंगल भाषा के अंदर जो है वो वीर सतसई पुस्तक है वो लिखी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करें कि एकलिंग महात्म्य जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। कान्हा व्यास के द्वारा जो है वो एकलिंग महात्म्य जो है लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेवाड़ शासकों की वंशावलियों के बारे में, ठीक है, लिखा गया है। ठीक है। मेवाड़ की जो मेवाड़ शासकों की जो वंशावली है उसके बारे में चर्चा की गई है। कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गिरियसन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? गुजराती बोली कहा है, मेवाड़ी बोली कहा है, मालवी बोली कहा है या फिर भीली बोली कहा है? तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने जो है वो बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? भीली बोली कहा है। ठीक है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है। बहरोड और मुंडावर क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? रागड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी या फिर अहिरवाटी? तो कौन सी भाषा बोली जाएगी? अहिरवाटी भाषा है वो बोली जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? ठीक है। यानी किस क्षेत्र के अंदर जो है वो बोली जाती हैं अहिरवाटी और मेवाती बोलियां? पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थानी या फिर दक्षिणी राजस्थानी? तो अहिरवाटी और मेवाती जो बोलियां हैं वो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में बोली जाती हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी भाग के अंदर बोली जाती हैं। ठीक है। अलवर भरतपुर की तरफ जो है वो अहिरवाटी और मेवाती बोलियां हैं वो बोली जाती हैं।
अगला प्रश्न है कि बिसल देव रासो किस मुख्य महिला पात्र, ठीक है, यानी बिसल देव रासो के अंदर जो है वो किस महिला मुख्य पात्र पर लिखी गई है, ठीक है, इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या फिर देवल रानी, ठीक है। तो बिसल देव रासो जो है किसके द्वारा लिखी गई है? नरपति नालहन द्वारा लिखी गई है, ठीक है, नरपति नालहन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि सांबर का जो बिसल देव था और राजमती, ठीक है, इन दोनों का प्रेम प्रसंग लिखा गया है बिसल देव रासो के अंदर, ठीक है। सांबर का राजा बिसल देव और राजमती के प्रेम प्रसंग लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पवाड़ा का मतलब है लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत या फिर लोक साहित्य, ठीक है। तो पवाड़ा का मतलब क्या है? पवाड़ा का मतलब है लोक गाथा, ठीक है, लोक कथा नहीं, लोक गाथा, ठीक है। पवाड़ा का अर्थ है लोक गाथा। अगला प्रश्न है कि सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सती रासो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यमल मिश्रण, सारंगधर, दलपत विजय या जालन। तो सती रासो जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सती रासो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा है वो लिखी गई है, ठीक है। किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। अगला प्रश्न है हमीर रासो व हमीर काव्य के रचनाकार कौन हैं? हमीर रासो और हमीर काव्य सारंगदेव, सारंगधर, मुरारी दीन या फिर गिरधर आसिया। हमीर रासो या फिर हमीर काव्य जो है वो सारंगधर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर व जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है? ठीक है, कौन सा जो पुस्तक है वो जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है? दयालदास री ख्यात, बांकीदास री ख्यात, नैणसी री ख्यात या फिर एकलिंग शिलालेख, ठीक है। तो कौन सा बताता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांकीदास री ख्यात जो है वो जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि को बताता है, ठीक है। बांकीदास द्वारा रचित है बांकीदास री ख्यात, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से पता प्राप्त होती है? हमीर महाकाव्य से, राज्य रत्नाकर से, पृथ्वीराज विजय से या आसिर उल उमरा से? रणथंभौर के चौहानों की शासकों की जो जानकारी है वो किससे? हमीर महाकाव्य से पता चलती है, ठीक है, हमीर महाकाव्य से। अगला प्रश्न है कि किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? ठीक है, किस रासो साहित्य के अंदर क्या होता है कि अलवर की स्थापना का पता चलता है? मानचित्र रासो, प्रताप रासो, लक्ष्मणगढ़ रासो या फिर रतन रासो? तो किसमें पता चलता है? प्रताप रासो के अंदर जो है वो अलवर की स्थापना का जो है वो विवरण मिलता है, ठीक है। प्रताप रासो किसके द्वारा लिखी गई है? जाचिक जीवन द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जाचिक जीवन द्वारा जो है वो प्रताप रासो लिखी गई है, जिसके अंदर अलवर की स्थापना का पता चलता है, ठीक है। राजा प्रताप के जीवन का विवरण है इसके अंदर। अगला प्रश्न है कि हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बिट्ठू सुजा, कर्णिदान, चंद्रशेखर या केशवदास? हमीर हट ग्रंथ जो है वो चंद्रशेखर के द्वारा है वो लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा बख्त सिंह या फिर सावंत सिंह? तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रामावतार अग्रवाल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केसर की क्यारी में रक्त के फूल किसकी रचनाकार की कृति है? केसर की क्यारी में रक्त के फूल जो है वो किसकी रचना है? राजानंद की, बिशन सिंह की, जगदीश बोरा की या सुमेर सिंह दैया की? तो किसकी रचना हो जाएगी? जगदीश बोरा की। केसर की क्यारी में रक्त के फूल जो रचना है वो जगदीश बोरा की रचना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर? तो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी जो है बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कानड़देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? पद्मनाभ, वीरभाण, भट्ट जगजीवन या पंडित जीवांधर? कानड़देव प्रबंध जो है वो किसकी रचना है? पद्मनाभ की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? पागड़ी की, मालवी की, मेवाड़ी की या फिर मेवाती की? रागड़ी और निमाड़ी जो है वो मालवी की जो है वो उपबोलियां हैं, ठीक है, मालवी बोलने की उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कवि कुशल लाभ ने, सूर्यमल मिश्रण ने,
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने या जेम्स टोड ने? तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी थी? सज्जन सिंह ने, फतेह सिंह ने, शंभू सिंह ने या फिर संग्राम सिंह द्वितीय ने? तो श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि जो है वो सज्जन सिंह ने दी थी। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? श्री सरस्वती पुस्तक प्रकाश भंडार में, पोथीखाना में या फिर अनूप पुस्तकालय में? ठीक है, तो अनूप पुस्तकालय के अंदर क्या है कि खजूर के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है। ठीक है, कहां पर है? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है अनूप पुस्तकालय। ठीक है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक को क्या कहते हैं? दीवान कलम, इजरे जाजम, इजरे कलम या इजरे शम्स? ठीक है, अरबी फारसी शोध संस्थान है, कहां पर है? टोंक के अंदर है। उसको क्या कहते हैं? इजरे कलम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इजरे कलम। 1978 के अंदर जो है वो इसका है वो गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि नरसिंह मायरो ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रत्ना खाती, रत्ना शास्त्री, रत्ना व्यास या फिर रत्ना शर्मा? नरसिंह मायरो ग्रंथ के लेखक कौन है? रत्ना खाती। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रत्ना खाती। राजस्थान में बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन या त्रयोदशी संस्कार? तो राजस्थान के अंदर बडार क्या है कि सामूहिक भोजन है। ठीक है, विवाह के ऊपर क्या है? विवाह के उपलक्ष्य में जो सामूहिक प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है उसे बडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? ठीक है, सामेला, पहरावणी, बरी पड़ला या कांकंडोरा? ठीक है, तो क्या कहते हैं? कांकंडोरा कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांकंडोरा हो जाएगा। विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे के पैर के अंदर जो है वो एक धागा बांधा जाता है और विवाह के बाद उसको हटा दिया जाता है, इसे कांकंडोरा बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? ठीक है, यानी जब छोटे बच्चे के पहली बार किसी देवता या देवी के सामने बाल काटे जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बडार, आख्या, जड़ूला या फिर सामेला? तो उसको क्या बोला जाता है? उसको जड़ूला बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो का क्या मतलब है? कुआ पूजन है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना है, विवाह के पश्चात दुल्हन का दूसरी बार ससुराल भेजना या जल जूलनी एकादशी पूजा है? तो आणो क्या हो जाएगा? आणो हो जाएगा विवाह के पश्चात दुल्हन का दूसरी बार जो ससुराल जो भेजना है उसको है वो आणो बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान के रीति रिवाजों में उसको आणो बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि राजपूताने के किस राज्य के राज चिन्ह, प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया था? ठीक है, जोधपुर के झंडे पर, बीकानेर के झंडे पर, जयपुर के झंडे पर या फिर उदयपुर के झंडे पर? तो हुआ क्या था कि उदयपुर के झंडे पर जो है वो क्या हुआ था कि जो राज प्रतीक जो चिन्ह था उस पर क्या है? भील राजा को दर्शाया गया था। ठीक है, उदयपुर। अगला प्रश्न है कि बड़ालिया से तात्पर्य है? बड़ालिया क्या है? वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, शोक स्वरूप अपने दाढ़ी मूछ व बाल कटवा लेना, अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनोबल करना या वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला? बड़ालिया क्या है? बड़ालिया क्या होता है? वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता जो करता है, वो जो व्यक्ति करता है, ठीक है, उसको है वो बड़ालिया बोला जाता है। ठीक है, विचोलिया या फिर बड़ालिया बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत क्या कहलाता है? मौसर, डाबरिया, सामेला या समटावणी? ठीक है, वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा? सामेला। ठीक है, सामेला राइट आंसर हो जाएगा। वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना क्या कहलाता है? सामेला कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ओका नाका और गुणा क्या है? ओका नाका गुणा किसके नाम है? त्योहारों के नाम है, सिंचाई परियोजना है, आभूषण है या गोबर की आकृति है? तो ओका नाका और गुणा जो है वो गोबर की आकृतियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि बरी पड़ला कहलाता है? बरी पड़ला किसे कहते हैं?
वर और वधू पक्ष द्वारा ननिहाल पक्ष को निमंत्रण देना, वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के लिए कपड़े आभूषण आदि को भेजना, वर व वधू की पिट्ठी चढ़ाना, ननिहाल पक्ष द्वारा लाए गए कपड़े व आभूषण। तो बरी पड़ला क्या होती है कि वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के लिए कपड़े व आभूषण आदि जो भेजना है उसको बरी पड़ला कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत और खेल को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी बारात जाने के बाद वर पक्ष के घर में जो महिलाओं के द्वारा गीत और खेल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ओलंदी, रंगबरी, टोंटिया या जेवड़ी। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको टोंटिया बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोंटिया। अगला प्रश्न है कि जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज क्या कहलाता है। यानी जीवित व्यक्ति के द्वारा जब स्वयं का मृत्यु से पहले जब भोज कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, मौसर। मौसर हो जाएगा किसी व्यक्ति के मरने के बाद भोजन करवाना। ठीक है, बढ़ार हो जाएगा सामूहिक मतलब प्रतिभोज विवाह के अवसर पर। कादिया या फिर जोसर। तो जोसर जो है वो क्या हो जाएगा कि जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया भोज है वो जोसर कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। 1950 में, 1853 में, 1955 में या फिर 1958 में। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध 1853 में लगवाया गया था। ठीक है, 1853 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है। सती रोकथाम अधिनियम 1987 पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान या फिर असम। तो सती प्रथा पर जो सर्वप्रथम रोक है वो किसके द्वारा लगाई गई थी, राजस्थान के द्वारा जो है वो लगाई गई थी। ठीक है, 1987 के अंदर। अगला प्रश्न क्या है कि शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से, कन्यावध से, डाकण प्रथा से या फिर सती प्रथा से। तो शारदा जो एक्ट है वो किससे संबंधित है, वो बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, हरविलास शारदा के प्रयासों से क्या हुआ था, 1929 के अंदर कानून बनाया गया था। ठीक है, जिसको 1930 के अंदर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। बाल विवाह से संबंधित यह कानून था। ठीक है, किसके किसके प्रयासों से, हरविलास हरविलास शारदा के प्रयासों से। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर जो है वो इसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1930 में कानून बनाया गया और 1929 में कानून बनाया गया और 30 के अंदर जो है वो भारत के अंदर लागू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ों की सैया क्या कहलाती है। आघेटा, ओक, बेकुंठी या सूला। तो क्या कहलाती है, बेकुंठी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। बूंदी ने, कोटा ने, अलवर ने या फिर जयपुर ने। तो सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य ने जो है वो सती प्रथा पर रोक लगाई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बूंदी रियासत ने जो है वो सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, कब लगाई थी, 1822 ईस्वी में। ठीक है, 1822 ईस्वी में सर्वप्रथम रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है कि राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह संपन्न होते हैं किस अवसर पर होते हैं। देवउठनी एकादशी को होते हैं, आखा तीज पर, बसंत पंचमी को या फिर होली पर। तो सर्वाधिक जो बाल विवाह है वो आखा तीज पर होते हैं। ठीक है, आखा तीज पर क्या होता है, एबुज सावा होता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो बाल विवाह है वो इसी दिन होते हैं, आखा तीज के दिन ही होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड वेबल। ठीक है, तो दास प्रथा पर जो सर्व रोक जो है वो किसके प्रयासों से लगाई गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से लगाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि सहगमन प्रथा का संबंध किससे है। सहगमन प्रथा किसे कहते हैं। ठीक है, कन्यावध, विधवा विवाह, सती प्रथा या फिर बाल विवाह। तो सहगमन प्रथा है वो उसका संबंध किससे है, सती प्रथा से है। ठीक है, सहगमन वो आप सबको पता है सती प्रथा क्या होती है। ठीक है, व्यक्ति के मरने के बाद पत्नी के द्वारा इच्छा से उसके साथ जलना। ठीक है, सहगमन प्रथा कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है कि मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। किस रियासत में, मेवाड़ रियासत में लगाई गई। किसके शासनकाल में, ठीक है, वो आपको बताना है। सज्जन सिंह के शासनकाल में, फतेह सिंह के, भोपाल सिंह या फिर स्वरूप सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वरूप सिंह। ठीक है, सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के जो है शासनकाल के अंदर जो है वो डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अगला प्रश्न है
कि लूडलो पॉलिटिकल एजेंट ने किस कुप्रथा का अंत किया था? लूडलो पॉलिटिकल एजेंट ने कन्यावध, त्याग प्रथा, समाधि प्रथा या फिर दहेज प्रथा। तो किसका अंत किया था? समाधि प्रथा का अंत किया था। ठीक है, लूडलो कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? ठीक है, जयपुर का। ठीक है, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था और 1844 के अंदर जो है वो समाधि प्रथा पर वो रोक लगाने का प्रयास किया था। ठीक है, प्रयास क्या किया था? उसको अंत ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छेड़ा फाड़ना प्रथा संबंधित थी किससे, किस जाति से? गरासियों से, सहारिया से, कंजरों से या फिर भीलों से? तो छेड़ा फाड़ना जो प्रथा है वो भीलों से संबंधित है। ठीक है, छेड़ा फाड़ना क्या होता है? एक एक प्रकार का तलाक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि खोएतू वस्त्र संबंधित है मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, गरासिया जनजाति से या फिर सहरिया जनजाति से? तो खोएतू जो है वो भील जनजाति का एक वस्त्र है। ठीक है, क्या होता है कि कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को है वो खोइतू कहा जाता है। भील पुरुषों के द्वारा, ठीक है, भील पुरुषों के द्वारा कमर पर जो लंगोटी बांधी जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? खोइतू बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों को नेता होता है? गमेती भील, मीणा, गुज्जर या फिर ग्रासिया? तो गमेती जो है वो किसका किसका नेता होता है? भील जनजाति का जो नेता होता है वो गमेती कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में उंदरिया पंथ है वो किसने प्रचलित है? उंदरिया पंथ भीलों में, गरासियों में, सहरिया में या फिर मीणाओं में? उंदरिया पंथ जो है वो भीलों के अंदर है वो प्रचलित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व है वो अधिकतम है? दरियाबाद, किशनगंज, झबड़ा या फिर मांगरोल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम कहां पर है? 12 के किशनगंज तहसील के अंदर जो है वो सहरिया जनजाति का है वो घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? लीला मोरिया संस्कार जन्म, विवाह, कन्यादान या फिर मृत्यु? ठीक है, आदिवासियों के अंदर लीला मोरिया जो संस्कार है वो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बीजा व माला राजस्थान की किस जनजातियों की शाखाएं हैं? बीजा और माला सांसी जनजाति की, डामोर जनजाति की, सहरिया जनजाति की या फिर कंजर जनजाति की? तो बीजा और माला जो है वो सांसी जनजाति की जो है वो दो उपशाखाएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से, कंजर जनजाति से, भील व मीणा जनजाति से या फिर ग्रासिया जनजाति से? ठीक है, तो एक सामाजिक सहकारी संस्था है हेलरू, वो किससे संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रासिया। अगला प्रश्न है मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है? मुनिबुद्ध सागर जी हैं, मगन सागर जी हैं, हरिभद्र सूरी हैं या फिर तरुण सागर जी हैं? ठीक है, तो मीणा पुराण के रचयिता कौन हो जाएंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगन सागर जी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीणा पुराण के रचयिता कौन है? मगन सागर जी। अगला प्रश्न है कि गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप क्या है? सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? हेमली, सॉरी हेलमी, हारी बावरी, वालरू या हेलरू? तो गरासिया समाज के अंदर जो सामूहिक कृषि है उसको क्या कहते हैं? उसको हारी बावरी कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हारी बावरी। अगला प्रश्न है कि गरासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है कहलाता है? हाथीमना नृत्य, चक्री नृत्य, मावलिया नृत्य या फिर वालर नृत्य? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वालर नृत्य हो जाएगा। वालर नृत्य के अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छाता लेकर वालर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य का आयोजन राजस्थान की किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? बंजारा, कालबेलिया, कथोड़ी या फिर सांसी? ठीक है, मछली नृत्य जो है वो किस जनजाति का नृत्य है? बंजारा जनजाति का नृत्य है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंजारा। अगला प्रश्न है कि कालबेलिया जनजाति का वह नृत्य जिसकी प्रस्तुति युगल के रूप में प्रेम पर आधारित होती है? ठीक है, यानी एक महिला और पुरुष दोनों का नृत्य है, युगल नृत्य है कालबेलिया जनजाति का। कौन सा है? इंडोनी, वालर, संकरिया या फिर पणिहारी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकरिया जो नृत्य है वो
एक कालबेलिया जनजाति का नृत्य है और युगल नृत्य है, ठीक है, प्रेम पर आधारित युगल नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भील स्त्रियों द्वारा पति की याद में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? छावली गीत, सोवटिया गीत, झोरवा गीत या पीपली गीत? तो भील स्त्रियों द्वारा पति की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा? सोवटिया गीत है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाँ जरोवा गीत है वो भी पति की याद में गाया जाता है, लेकिन वो कहाँ का है? वो जैसलमेर का है, ठीक है। वो कहाँ का है? जैसलमेर का है। अगला प्रश्न है कि सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, ठीक है। सीताबाड़ी तेजाजी मेला, घोटिया अम्बा मेला, महावीर जी का मेला या फिर गंगा दशहरा मेला? तो सहरिया जनजाति का जो मेला है वो सीताबाड़ी का मेला कहलाता है, ठीक है। कहाँ लगता है? बारा के अंदर लगता है, ठीक है, बारा के अंदर लगता है। अगला प्रश्न, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को बारा के अंदर लगता है। इसको सहरिया जनजाति का कुंभ बोला जाता है। हमेलो क्या है? एक आभूषण है, एक प्रथा है, एक आदिवासी मेला है या फिर एक संस्था है? तो हमेलो क्या हो जाएगा? एक आदिवासी मेला है, ठीक है। कहाँ लगता है? उदयपुर में लगता है, ठीक है। उदयपुर के अंदर लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गरासिया जनजाति बाहुल्य सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बोराट कहा जाता है, बोमट कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है या फिर भाकर कहा जाता है? तो सिरोही क्षेत्र के अंदर पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाकर। अगला प्रश्न क्या है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सोवटिया, झोरवा, सूपना या हमसिडो? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमसिडो, ठीक है। हमसिडो जो लोकगीत है वो भील पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर गाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भील जनजाति से संबंधित चिमाता है, चिमाता क्या है? लोक देवी है, कृषि है, एक प्रथा है या फिर एक आभूषण है? ठीक है, तो चिमाता क्या हो जाएगी? भील जनजाति में एक कृषि का प्रकार है चिमाता, ठीक है। जब पहाड़ी क्षेत्रों पर झूमिंग जो कृषि की जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? चिमाता कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य सरकार ने किस जनजाति के विकास के लिए मामुनी संकल्प संस्था का गठन किया है? ठीक है, मामुनी संकल्प संस्था का गठन सहरिया जनजाति के लिए, गरासियाओं के लिए, कंजर के लिए या फिर कथोड़ी के लिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति के लिए, ठीक है। मानूनी संकल्प संस्था का गठन है वो सहरिया जनजाति के लिए किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, ठीक है। पोमचा है वो एक प्रकार की ओढ़नी है, वो कब पहनी जाती है? माँ बनने के अवसर पर, विवाह के उत्सव पर, अविवाहित कन्या द्वारा या फिर एक विधवा द्वारा? ठीक है, तो पोमचा जो है वो माँ बनने के उत्सव पर जो है वो पहनी और ओढ़ी जाती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दुतई, गदर, कानो एवं मिरमाई क्या है? ठीक है, किससे संबंधित है? तलवार, पगड़ी, अंगरखी या फिर ओढ़नी? दुतई, गदर, कानो और मिरमाई क्या है? एक प्रकार की ये क्या हो जाएंगी? ये पगड़ी के नाम है, ठीक है। पगड़ी के नाम है, ठीक है। दुतई, गदर, कानो और मिरमई जो है वो, सॉरी पगड़ी के नहीं, अंगरखी के नाम है, ठीक है। सॉरी अंगरखी के नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि पछेवड़ा क्या है? मोटा सूती साल है, एक यंत्र है, ऊनी कंबल है या फिर गलीचा है? तो पछेवड़ा जो है वो एक मोटा सूती वस्त्र है, ठीक है। मोटा सूती साल है जिसे पछेवड़ा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? ठीक है, मेवाड़ के महाराणाओं की पगड़ी बांधने वाला पानेरी, छड़ीदार, जाबदार या जांगड़? ठीक है, तो मेवाड़ महाराणाओं की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति झाबदार कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झाबदार। अगला प्रश्न है कि जिम्मी क्या है? पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म है, ठीक है। पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास है, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाब ओढ़नी है, या संतान प्राप्ति के बाद बेटे बेटी के वो विधि विधान से समूत विदा करने की प्रक्रिया है? तो जिम्मी क्या हो जाएगा? जिम्मी हो जाएगा कि फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई वधु को पहनाई गई गोटी किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी जो है वो जिम्मी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि अमरसाही है वो किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी का बर्तन या फिर पगड़ी का? तो अमरसाही जो है वो किसका नाम है? एक प्रकार की पगड़ी का नाम है।
अगला प्रश्न है कि जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? कान के, अंगुली के, हाथ के या फिर गले के? तो जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया जो है वो कान के आभूषण है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान। अगला प्रश्न है कि मेमत आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या फिर पैरों में? मेमत आभूषण जो है वो सिर के ऊपर पहना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सिर। के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मोक मेसन का सिर लटका दिया गया था? मालकोट किले पर, लोहागढ़ दुर्ग पर, अहुआ का किला पर या फिर कुचामन का किला पर? ठीक है, तो किस किले पे जो है वो मोक मेसन का है वो सिर काट के लटका दिया था? तो क्या हुआ था? 18 सितंबर। ठीक है, 18 सितंबर को क्या हुआ था? 18 सितंबर 1857 को क्या हुआ था? चेल्लावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। ठीक है, चेल्लावास युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके अंदर क्या गया कि मोक मेसन जो है वो मारा गया था। ठीक है, मोक मेसन मारवाड़ का कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था मोक मेसन। ठीक है, और उसको मारकर जो है वो क्रांतिकारियों ने जो उसका जो सिर है वो आहुआ के किले पे लटका दिया था। ठीक है, आहुआ के किले पर लटका दिया था। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर जो है मोक मेसन मारा गया था और उसका सिर है वो आहुआ के किले पे लटका दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के किस व्यक्ति को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना सारा धन 1857 की क्रांति के लिए समर्पित कर दिया था। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? रामकरण आसोपा को, दामोदर दास राठी को, अमरचंद बांठिया को या प्यारेलाल गुप्ता को? तो किसे कहा जाता है? अमरचंद बांठिया को जो है 1857 की क्रांति का जो है वो भामाशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपना सारा जो धन है वो क्रांतिकारियों को समर्पित कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जो है वो जाना जाता है? किस युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है? ठाकुर कुशाल सिंह व कर्नल होम्स के जो मध्य युद्ध हुआ उसको, ठाकुर कुशाल सिंह और मोकमेसन के बीच युद्ध को, ठाकुर कुशाल सिंह व कैप्टन हेथकोट के बीच मध्य युद्ध को, ठाकुर कुशाल सिंह व लॉर्ड कैनिंग के बीच हुए युद्ध को? इनमें से किस युद्ध को है वो गोरे व काले के युद्ध, गोरों व कालों का युद्ध के नाम से जाना जाता है? किसे कहा जाता है? ठाकुर कुशाल सिंह और कर्नल होम्स के मध्य जो युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध को गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? ठीक है, जन विद्रोह का क्या मतलब है कि जहां पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी लेकिन वहां भी क्रांति हुई थी। ठीक है, ऐसी जगह है जहां पर सैनिक छावनी न होते हुए भी क्रांति हुई थी। कौन सी जगह थी? कोटा वो जगह थी जहां पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो 1857 की क्रांति जन विद्रोह हुआ था। ठीक है, जनता ने जो है वो विद्रोह किया था। ठीक है, तो जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कोटा था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि किस शहर में मेजर बर्टन का सिर काटकर है वो घुमाया गया था? ठीक है, मेजर बर्टन का अजमेर, जोधपुर, कोटा या फिर भरतपुर? ठीक है, तो क्या हुआ था? मेजर बर्टन जो है वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन कोटा का। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने जब कोटा में जन विद्रोह हुआ था तब मेजर बर्टन का सिर काटकर जो है वो पूरे शहर में घुमाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेहराब खां और जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था? ठीक है, कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था? टोंक में, कोटा में, अजमेर में या फिर धौलपुर में? ठीक है, तो कहाँ पर किया था? कोटा के अंदर किया था। ठीक है, मेहराब खां और जयदयाल ने जो है वो कोटा में है वो जन विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि तात्या टोपे व जनरल रॉबर्ट्स के बीच कुआड़ा में संघर्ष हुआ था। ठीक है, यानी युद्ध हुआ था कुआड़ा में। कुराड़ा जो है, कुआड़ा या फिर कोराड़ा किस जिले में स्थित है? तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच। ठीक है, कब हुआ था? 8 अगस्त 1857। 8 अगस्त 1857 को तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के मध्य जो है वो युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था? ये जो कुआड़ा है या फिर कोराड़ा है वो कहाँ पर है? ये हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो भीलवाड़ा के अंदर जो है तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के मध्य जो है वो युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? ठीक है, एक कविता है। ठीक है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसने लिखी है? दुर्साडा ने,
बांकीदास ने, केसरी सिंह भारत ने, या फिर गिरधर आसिया ने। ठीक है, तो किसकी रचना है? बांकीदास की रचना है। ठीक है, बांकीदास की रचना है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। अगला प्रश्न क्या है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सर्वप्रथम एजीजी का कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? एजीजी का कार्यालय, एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय जो है सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? उदयपुर, अजमेर, जयपुर या फिर जोधपुर? कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1832 के अंदर क्या हुआ? राजपूताना रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस राजपूताना रेसिडेंसी का जो प्रमुख होता था उसको कौन होता था? एजीजी बोलते थे। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इसकी जो सर्वप्रथम जो कार्यालय है वो अजमेर में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन बाद में गर्मियों में इसे माउंट आबू सिरोही में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए किस रियासत ने अपने सैनिकों को दिल्ली भेजा था? टोंक ने, किशनगढ़ ने, कोटा ने, या फिर जयपुर ने? तो किस रियासत ने भेजा था? टोंक रियासत ने भेजा था। ठीक है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए टोंक ने जो है वो सैनिकों को अपने दिल्ली भेजा था। अगला प्रश्न क्या है कि तात्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने धोखे से नरवर के जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया था? तात्या टोपे को जो है वो किसने धोखे से अंग्रेजों को पकड़वाया था? गिरधर सिंह नरूका ने, मान सिंह नरूका ने, जय सिंह नरूका ने, या भवानी सिंह नरूका ने? ठीक है, तो कौन हो जाएगा? मान सिंह नरूका ने जो है वो तात्या टोपे को अंग्रेजों को पकड़वाया था। ठीक है, कब? उनको, और ठीक है पकड़वा दिया। फिर पकड़वाने के बाद 7 अप्रैल 1859 को जो है वो तात्या टोपे को है वो फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न का है, और मान सिंह नरूका वो कहाँ के थे? सीकर के थे। ठीक है, मान सिंह नरूका कहाँ के थे? सीकर के थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई थी? ठीक है, मेजर सोवर, मेजर बर्टन, कर्नल एबोट, या कर्नल होम्स? ठीक है, तो किस में हुआ था? कर्नल एबोट की उपस्थिति में क्या हुआ? 3 जून 1857 को नीमच के अंदर क्रांति हुई थी। ठीक है, जो नीमच छावनी थी उसके अंदर है वो क्रांति हुई थी। ठीक है, कर्नल एबर्ट क्या कर रहे थे कि उनको जो पता चला कि नसीराबाद के अंदर जो है वो विद्रोह हो गया है, तो वो जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनको कसम खिलाने लगे। ठीक है, तो लेकिन विद्रोहियों ने उनकी नहीं सुनी और क्रांति कर दी थी 3 जून 1857 को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? राज्य के प्रथम एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल है वो कौन थे? ठीक है, प्रथम एजीजी मिस्टर मेजर सोवर्स, मिस्टर एबोट, मिस्टर लॉकेट, या मिस्टर निक्सन? ठीक है, तो प्रथम एजीजी कौन थे? प्रथम एजीजी है वो मिस्टर लॉकेट थे। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जेपीएल। ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और पहला एजीजी कौन था? जब 1832 के अंदर इस पद का गठन किया गया उस समय जो है वो लॉकेट, मिस्टर लॉकेट जो है वो एजीजी था। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय गवर्नर जनरल ने सहायक संधियों को अपनाया था? किस भारतीय गवर्नर जनरल ने सहायक संधियों को अपनाया था? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर लॉर्ड रिटन ने? तो किसे अपनाया था? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के समय 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राजकीय संग्रहालय उदयपुर में, अल्बर्ट हॉल जयपुर में, राजपूताना संग्रहालय अजमेर में, या राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में? ठीक है, 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची जो है वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर जो है वो उपलब्ध है। इनकी एक सूची है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की थी? ठीक है, राजपूत राज्यों से है वो किसने संधियां की थी? ठीक है, आश्रित पार्थक्य नीति के तहत। ठीक है, किसने की थी? लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड रिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, आश्रित पार्थक्य की नीति थी जिसके अंदर राजपूत राज्य थे जो राजस्थान के थे, उनके साथ संधियां है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि किसके आक्रमण के भय के कारण राजपूत राज्य अंग्रेजों से संधियां करना चाहते थे?
ठीक है। यानी किसके आक्रमण के भय के कारण राजपूत राज्य अंग्रेजों से संधियां की? पिंडारियों व मुगलों के, मराठों व चोलों के, मराठों व पिंडारियों के, मराठों व फिर मुगलों के। तो किसके हो जाएगा? मराठों और पिंडारियों के जो है आक्रमण के भय से जो है वो राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों के साथ है वो संधियां कर ली थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत सर्वप्रथम संधि किस राजपूत राज्य ने की थी? ठीक है। अंग्रेजों की एक नीति थी आश्रित पार्थक्य की नीति, जिसके तहत वो राजस्थान की जो रियासतें थी उनके साथ संधियां कर रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो किसने की थी? भरतपुर, अलवर, करौली या फिर कोटा। तो सर्वप्रथम जो है वो किसने की थी? करौली ने की थी। ठीक है। कब की थी? 15 नवंबर 1817 को। ठीक है। 15 नवंबर 1817 को जो है वो करौली ने सर्वप्रथम है वो संधि की थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य ने सबसे अंत में 1823 में संधि की थी? ठीक है, अंग्रेजों के साथ। नागौर, बीकानेर, सिरोही या फिर अजमेर। तो किसने की थी? सिरोही ने जो है वो सर अंत में की थी, 1823 के अंदर है वो संधि की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजपूत राज्यों से संधि कराने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ठीक है, यानी मध्यस्थता जो है वो किसने की थी? क्लीवलैंड ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने, चार्ल्स बैट ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। तो संधि कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जो किसने निभाई थी? वो निभाई थी चार्ल्स मेटकॉफ ने। ठीक है। यानी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि तो कर रहे हैं, लेकिन राजपूत जो राज्य थे उनके राजा के साथ बात करने वाला भी तो कोई होना चाहिए कंपनी की तरफ से। ठीक है। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने जो है वो मध्यस्थता की थी और संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारी न्यूबरी व स्पॉटिसवुड को मौत के घाट उतार दिया था? ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी न्यूबरी और स्पॉटिसवुड की जो हत्या है वो किस छावनी ने की थी? नीमच, नसीराबाद, देवली या फिर एरिनपुरा। तो कहाँ हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। ठीक है। जब सर्वप्रथम 28 मई 1857 को जब क्रांति की शुरुआत हुई थी तो न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड जो दो अधिकारी थे उनको मारकर है की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीमच से भागे 40 अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को उदयपुर के जग मंदिर में शरण किसने दी थी? ठीक है। जब नीमच में क्रांति हुई थी, ठीक है, उस समय वहां से 40 अंग्रेज परिवार, मतलब 40 अंग्रेज महिला और बच्चे जो है वो उदयपुर के जग मंदिर में उनको किसने शरण दी थी? स्वरूप सिंह ने, फतेह सिंह ने, सदन सिंह ने या फिर भूपाल सिंह ने। तो किसने शरण दी थी? स्वरूप सिंह ने जो है वो इनको उदयपुर के जग मंदिर में शरण दी थी। ठीक है। पिछोला झील के अंदर जब जो जगमंदिर बना हुआ है उसके अंदर इनको शरण दी थी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जाता है जिनकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। ठीक है। 1857 की क्रांति की लोक देवी कौन थी? सुंडा माता, सुगाली माता, शीतला माता या फिर स्वांग्या माता। तो कौन थी? सुगाली माता। ठीक है। जो अहुआ के ठाकुर परिवार थे उनकी कुल देवी थी। ठीक है। अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी थी। ठीक है। कहाँ पर मंदिर स्थित है? अहुआ के अंदर मंदिर स्थित है। ठीक है। इनको जो है वो 1857 की क्रांति की माता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में एजीजी का कार्यालय अजमेर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? ठीक है। सर्वप्रथम 1832 में जो है कार्यालय अजमेर में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि आबू के अंदर है वो गर्मियों के अंदर आबू में है वो स्थानांतरित कर दिया गया था सर गर्मियों में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? ईश्वरी सिंह, मान सिंह, माधो सिंह या फिर सवाई राम सिंह द्वितीय। तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक है वो सवाई राम सिंह द्वितीय था।